यहां से हमें एक नया टॉपिक समझने को और पढ़ने को मिलता है, जिसे स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? स्टूडेंट्स टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? मैं इसलिए कह रहा हूं ध्यान से समझना, आप कहीं भी ढूंढना, ठीक है? जो मैं समझा रहा हूं बहुत हार्डली यू विल एबल टू फाइंड आउट कि डीवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है? देखो समझो, अब जब इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड हो चुका है कि जो यूएस डॉलर है उसकी उसका जो रेट है वो 4 ग्राम गोल्ड के बराबर होना चाहिए, ये डिसाइड हो चुका है, तो उस केस में आप अपने देश के अंदर उसको जितने मर्जी का बेचो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो 4 ग्राम से बढ़ के 5 ग्राम 6 ग्राम हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मार्केट साइज, अगर मार्केट साइज एक्सपेंड होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्यों हो सकती है? दिक्कत इसलिए हो सकती है कि 4 ग्राम की जगह 5 या 6 ग्राम हो गया। अब लोग ये बोलेंगे हम तो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर है, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि 4 ग्राम ही रहेगा, लेकिन अब तो 5 या 6 ग्राम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है उस केस में, जो उस कंट्री की टॉप मोस्ट अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो आपकी कंट्री की टॉप मोस्ट अथॉरिटी होगी, जैसे कि बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स हो गया, मनी चीजें हो गई, वो सारी कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक बायस एंड सेल्स, क्या सेंट्रल बैंक बाय करेगा या सेल करेगा फॉरेन करेंसी, बायस एंड सेल्स फॉरेन currency in order to maintain the value of currency at fixed level। यहां पे फिक्स लेवल पे रखने के लिए वो या तो बाय कर लेगा या तो क्या करेगा, या तो सेल करेगा, या तो बाय करेगा या तो सेल करेगा। सर समझ नहीं आ रहा, जरा समझाओ कि ये बाय और सेल करेगा क्या क्या मतलब है, कि मतलब किस हिसाब से वो बाय करेगा और किस हिसाब से वो सेल करेगा, ये समझ नहीं आ रहा, समझाओ। तो अब देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो ध्यान से, वो बाय और सेल कैसे करेगा समझो ध्यान से। आपको पता है हमारे पास क्या है, हमारे पास एफपीओ है, ठीक है, विच इज मतलब आपके पास अलग अलग जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रेलवे के रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो फाइनेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। वैसे स्टूडेंट्स हमारे लिए फूड के लिए क्या है, हमारे फूड के लिए एफसीआई विच इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ये सरप्लस में जितने भी फार्मर्स हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उनसे बाय करता है, बाय करके अपने पास स्टोरेज किया जाता है, सो दैट इन केस कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो या किसी भी तरीके का मैन मेड ही कोई किसी तरीके की मैन मेड क्राइसिस ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, उस केस में जब लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी या इनकम नहीं होगी, चीजें महंगी हो रही होंगी, तो वो क्या करेंगे, अपने रिजर्व्स में से निकाल के सप्लाई करेंगे, सो दैट कमी ना पड़े और अननेसेसरी चीजों के जो रेट्स हैं, चीजों के जो प्राइसेस है वो ना बढ़े। ये चीज क्या करी, ये चीज कौन करता है, वो आपका एफसीआई करता है। वैसे ही स्टूडेंट्स सेंट्रल बैंक भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या करता था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर करेंसी के लेवल को मेंटेन करने के लिए कि भाई इंटरनेशनल मार्केट को किसी भी चीज का रेट बढ़ने घटने की वजह होती है उसके डिमांड सप्लाई, ठीक है। तो अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा की वजह से अगर उसके रेट बढ़ रहे हैं तो इमीडिएटली अगर आप सप्लाई को भी बढ़ा दोगे तो वो चीज वहीं पे स्टेबल हो जाएगी। यही सेंट्रल बैंक फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम में किया करता था, ठीक है, जिसमें क्या करना पड़ता था उसको, जब मार्केट में रेट अगर सस्ता हो जाता वो बाय करता था और जब महंगा हो रहा होता तो वो सेल करता था। तो जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को अननेसेसरली क्या करना पड़ता था, रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते थे, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत महंगा पड़ता था। तो क्योंकि हर वर्ल्ड को करना ही पड़ेगा, फिक्स एक्सचेंज रेजिम है, तो आपको रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड दिस वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन, ये एक बहुत बड़ा रीजन था क्या करने का,
ब्रेक डाउन ऑफ योर फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम। फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम जो खत्म हुआ, देखो पता कोई ऑफिशियल कोई ऐसे ना सिग्नेचर नहीं आए थे। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को खत्म करने थे तो फ्लेक्सिबल आ गया था, बट ये फ्लेक्सिबल से हम जब शिफ्ट हुए एक और सिस्टम के अंदर, वहां पे कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ कि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने थर्ड सिस्टम के टुवर्ड्स विच इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसा कोई ऑफिशियल बैठक कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, ठीक है। बस वो ऑटोमेटिकली लोगों ने अपनी सिचुएशंस को देखा और उस सिचुएशंस को मोल्ड करके फिक्स से फ्लेक्सिबल में आ गए और फ्लेक्सिबल से मैनेज्ड फ्लोटिंग में चले गए। तो ये यहां पे एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। अब जब ये बाय एंड सेल किया जाता था तो यहां पे करेंसी, यहां पे जो इंटरनल वैल्यू करेंसी की, उसको जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती थी, वो मैनिपुलेट कर सकती थी, ठीक है। अब ये मैनिपुलेशन क्या होता है, इस चीज को समझो ध्यान से। मतलब ये वैसा मैनिपुलेशन नहीं है जिसे आप इलीगल मानो, ये इलीगल मैनिपुलेशन नहीं है। बस क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम था तो आप बोल चुके हो कि फिक्स्ड है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में अपनी करेंसी को मतलब स्टेबल रखने के लिए आपके पास कुछ एक तरीके की स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज थी। वो क्या है वो देखते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें समझना है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो क्या समझो, आप क्या हो, आप हो एक मिस्टर स्मिथ। आप कौन हो, आप हो मिस्टर स्मिथ, ठीक है। मैं हूं मिस्टर वर्मा, जो कि कहां है, जो कि इंडिया में है, और मैं इंडिया में आरबीआई गवर्नर हूं। एग्जाम्पल ले रहा हूं बस। अब मिस्टर वर्मा को क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि हमारे देश में, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे, तो हमारे देश में फॉरेक्स की बहुत कमी होती जा रही है। फॉरेक्स हमारे देश में है ही नहीं। क्या किया जाए कि फॉरेक्स को अट्रैक्ट किया जाए। देखो फॉरेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, देखो आपको मैं जब इंडियन इकोनॉमी समझाऊंगा तो 1991 समझाऊंगा। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है डीवैल्यूएशन का, ठीक है। और डीवैल्यूएशन जब मैं आपसे कहूं तो आप दिमाग से बिल्कुल ही सबसे आराम से बैठो, एक कंट्री को हमेशा याद रखो, चाइना को, ठीक है। अब ये है क्या, समझो इस बात को। तो मिस्टर वर्मा को यह एहसास हुआ कि इनके देश में मतलब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर जो यूएस डॉलर है ये फॉरेक्स से वो कम होता जा रहा है। फॉरेक्स को ज्यादा बढ़ाया कैसे जाए। अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके तो ये नहीं बोल दूंगा ना कि भाई मैं एक मतलब एक यूएस डॉलर के बदले 6 ग्राम गोल्ड दूंगा। भाई ये तो 2 टियर सिस्टम है। भाई आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करवा रहे हो तो उस कंट्री का भी तो कंसेंट चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस कंट्री के बिना कंसेंट के आप उसको चेंज करवा दो, ठीक है। ये तो नहीं होगा। तो ये होगा कैसे, फिर ये जो डीवैल्यूएशन का काम है ये होगा कैसे। इसमें क्या हुआ, मिस्टर वर्मा ने मिस्टर स्मिथ को कॉन्टैक्ट किया, एक तरीके से कॉन्टैक्ट करके। ये मान लो एक प्रोड्यूसर है वहां पे, कोई भी बहुत अच्छे जाने माने प्रोड्यूसर है। इनको मैंने क्या कहा, मैंने इनको कहा कि देखो पहले आप क्या करते थे, जब आप पहले अपना एक यूएस डॉलर इंडिया में स्पेंड करते थे, ठीक है, तो मैं क्या करता था, पहले आपके एक यूएस डॉलर के स्पेंडिंग पे आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 kg आयरन देता था, ठीक है। कितना देता था, 10 kg आयरन। लेकिन अब अगर आप अपना एक यूएस डॉलर स्पेंड करोगे तो मैं आपको कितना दूंगा, मैं आपको दूंगा 20 kg आयरन, ठीक है। तुरंत समझने की कोशिश करना, मैं अगर उनके एक यूएस डॉलर की वैल्यू मान लो 10 kg आयरन है, एंड दैट 10 kg ऑफ आयरन जो था इंडिया में किसके बराबर था, मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलो कि एक यूएस डॉलर में उनके 10 kg आयरन आते थे। अब एक ही यूएस डॉलर में उनको कितने मिल रहे हैं, 20 kg आयरन। मतलब अब उनके यूएस डॉलर की परचेजिंग पावर इंडिया में क्या हो रही है, डबल हो रही है, बिना वैल्यू चेंज हुए। वैल्यू चेंज मैंने नहीं करी, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं करी। मान लो आयरन कितने का था, आयरन 50 रुपए का था, ठीक है। अभी भी आयरन कितने का है, 50 रुपए का ही है, लेकिन सेम डॉलर में मैं उनको 20 kg आयरन दे रहा हूं। इसका मतलब है एक तरीके से मैं उनको क्या कर रहा हूं, उनको एक यूएस डॉलर के बदले 100 रुपीज दे रहा हूं, ठीक है। एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, उनको एक यूएस डॉलर के बदले कितने दे रहा हूं, 100 रुपीज, क्योंकि बाय स्पेंडिंग ₹50 वो कितना खरीद पा रहे थे, 10 kg आयरन। अब बाय स्पेंडिंग ₹50 he is able to buy 20 kg आयरन। मतलब अब 50 रुपए, मैं बोलने को 50 दे रहा हूं लेकिन परचेजिंग पावर में वो कितना हो गया है, 100 हो गया है। मतलब
सेम करेंसी एक्सचेंज की जा रही है स्टूडेंट, करेंसी सेम एक्सचेंज की जा रही है, लेकिन परचेजिंग पावर उस करेंसी की बढ़ जा रही है। अब आप बताओ आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं मार्केट जा रहा हूं, मेरा जो शॉपकीपर है वो कहे कि सर देखो ऐसा है, जितना तुम पहले स्पेंड करे थे उतना ही स्पेंड करो, ठीक है, मैं आपको उसी में ज्यादा दे दूं। अब आपको वो बोले कि एक काम करो, तुम्हें मैं डिस्काउंट देता हूं, फिर तुम इतना स्पेंड करो, इतना खरीदो, उसका क्या फर्क पड़ता है? मैंने उससे बोला भाई पहले $1 में 4 टॉफी दे रहा था, तुम्हारे डिस्काउंट है $1 दो, $1 दो और तुम 8 ले जाओ, ये भी देखते का डिस्काउंट ही हो गया। जरूरी है क्या ₹1 को कम करके मैं बोलूं चलो 50 पैसे में 4 टॉफी दूंगा, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, बात तो वही होगी। तो मैंने सीधा ये बोला कि पहले 1 में 4 टॉफी मिल रही थी, अब 1 में 8 मिलेगी, तो एक तरीके से आपके डिस्काउंट हो गया 50% का। तो यही डिवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टूडेंट होता है। इसमें आप क्योंकि एक्सटर्नल करेंसी की वैल्यू को नहीं छेड़ सकते, ठीक है, आप एक्सटर्नल करेंसी की वैल्यू को नहीं छेड़ सकते क्योंकि एक 2 टियर सिस्टम है, बिना किसी सामने वाली कंट्री के कंसेंट के आप उनकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप अपनी करेंसी की वैल्यू कम रख सकते हो, आप उनकी वैल्यू को नहीं छेड़ सकते, बट अपनी वैल्यू को तो छेड़ सकते हो। तो आप छेड़ रहे हो, आप कह रहे हो भैया आपका 4 ग्राम ही है, हम बिल्कुल नहीं छेड़ते, आप 4 ग्राम मानो। लेकिन जब आपका यहां पे आएगा ना डॉलर, आपका डॉलर हमारे देश में आएगा, तो हम उसकी परचेजिंग पावर बढ़ा देंगे। परचेजिंग पावर बढ़ाने का मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में वो 4 ग्राम लेके आ रहा है, लेकिन हम अपने देश में उसको किसके बराबर मानेंगे? 8 ग्राम के बराबर। तो जो परचेजेज होंगी वो भी किसके बराबर होंगी? 8 ग्राम के बराबर ही होंगी। सो स्टूडेंट दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें आप बेसिकली फॉरेन करेंसी की जो परचेजिंग पावर है डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में बढ़ा रहे हो। डिवैल्यूएशन में क्या कर रहे हो? आप एक तरीके से उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ा रहे हो। उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने का मतलब है अपनी वैल्यू को घटाना। उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने का मतलब है अपनी वैल्यू को घटाना। कैसे सर? बहुत सिंपल ही तो है, जब मेरी वैल्यू कम हो जाएगी तो सामने की वैल्यू बढ़ जाएगी, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी तो सामने की वैल्यू कम हो जाएगी। यही प्रोसेस हमने समझा था डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है। फर्क किसका है? फर्क इसका है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट कंट्रोल्ड सिस्टम था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी सेम, ठीक है। याद करो डेप्रिसिएशन में हमने कहा था इट रेफर्स टू द फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन में एसेट की वैल्यू, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। डिवैल्यूएशन इज समथिंग डिफरेंट, इंपैक्ट इज सेम बट द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर इज समथिंग डिफरेंट। क्यों? हमने यहां पे इसमें फॉल नहीं लिखेंगे, हम यहां पे फॉल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे फॉल नहीं हो रही है, यहां पे रिड्यूस की जा रही है। तो रिडक्शन लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन in the value of domestic currency in terms of foreign currency, ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये क्या है? ये रिडक्शन है किसका? डोमेस्टिक करेंसी का। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ किसी भी फॉरेन करेंसी की टर्म्स में, ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू व्हाट? बाय द गवर्नमेंट। ये कौन कर रहा है? ये सर गवर्नमेंट कर रही है वॉलंटरली, डेलिबरेटली। वहां पे मतलब, अगर वहां पे का मतलब मेरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में वॉलंटरली नहीं था, डेलिबरेटली नहीं था, दैट वाज द कॉल ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, बट दिस इज द कॉल ऑफ गवर्नमेंट वॉलंटरली। क्योंकि गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि हमारे पास फॉरेक्स खत्म हो रहा है, हम कैसे बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करें। सो स्टूडेंट्स, डिवैल्यूएशन इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव गिवन टू द फॉरेन प्रोड्यूसर्स so that they can invest in your country। एक तरीके का इंसेंटिव आप उनको देते हो, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि फॉरेक्स का जो बहुत बड़ा सोर्स है वो एक इन्वेस्टमेंट सोर्स है। वो एक बहुत बड़ा सोर्स कौन सा है? इन्वेस्टमेंट सोर्स है। और कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट तब करता है जब उसको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप $1 के प्राइस पे
दो बॉन्ड दे दोगे, मतलब एक बॉन्ड के प्राइस पे आप उसे दो बॉन्ड दोगे, तो वो भागते हुए इन्वेस्टमेंट करेगा कि भाई इससे अच्छी डील कहां मिलेगी, चलो इंडिया इन्वेस्टमेंट करो इंडिया के अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीवैल्यूएशन स्टूडेंट। और चाइना फ्रॉम लास्ट फ्यू डेकेड्स चाइना अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यू करके बैठा हुआ है, सो दैट क्या हो सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती रहे। स्टूडेंट देखो एक बात समझाता हूं, आपको सुनने और समझने में लगता होगा कि यार डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ये कंट्री के लिए बुरे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कम हो जा रही है। सुनने समझने में यही लगता है, मतलब अगर मैं एक लेमैन की टर्म्स में बात करूं तो यही एहसास होगा कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों में ही हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर नॉट गुड फॉर अस। किसी भी करेंसी के लिए अच्छा है भाई आपकी वैल्यू बढ़ना, कौन अच्छा नहीं मानेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपकी वैल्यू बढ़े, लेकिन स्टूडेंट दिस इज नॉट सो। ठीक है, ऐसा हमेशा अच्छा नहीं है, बिकॉज एक बात यहां पे क्लियर करता हूं, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। तो क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है फॉरेन के देशों पे, हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज पे, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारी कंट्रीज में क्या करेंगे, अंडर सी ट्रेन लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, मेट्रो लेके आएंगे, प्ले स्टेशन लेके आएंगे, एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम लेके आएंगे, एडवांस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स लेके आएंगे, एडवांस एक्सीलेटर सिस्टम लेके आएंगे और लाइटनिंग सिस्टम। हर एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हमारे देश में, किसी भी डेवलपिंग देश में, डेवलप्ड देशों की वजह से ही होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। वी गाइस ट्राई देम के तो उनको इंपोर्ट करें और दे कैन इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर दे। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या उनको इन्वेस्टमेंट्स, अगर आज $1 ₹1 के बराबर हो जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इतनी मतलब एक तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि जो यूएस है वो कितने किलोमीटर दूर है स्टूडेंट, 12,000 किलोमीटर दूर है यूएसए इंडिया से कितना दूर है, 12,000 किलोमीटर दूर। तो एक पर्सन जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठा है वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करने क्यों आएगा जब वैल्यू सेम है। उसको पता चलता है कि एक देश है जो 12,000 किलोमीटर मुझसे दूर है, जहां पे अगर मैं अपना सिर्फ ₹1 लेके चला जाऊं, जिसकी पेइंग कैपेसिटी भी है, एएसएडी में समझाया था ना, जिसकी पेइंग कैपेसिटी भी है, अगर वहां लेके चला जाऊं तो मैं 70 टाइम्स बड़ा हो जाता हूं, तो मतलब ऑटोमेटिकली मेरे एक्सपेंसेस 70 टाइम्स तक फॉल हो जाते हैं। तो भाई मेरे लिए तो वही देश अच्छा है कि काम भी हो जाएगा और 70 जो मेरे एक्सपेंडिचर्स है उनको 1/70 टर्म्स में मैं क्या कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। तो चलो इंडिया। तो डीवैल्यूएशन इसलिए और डेप्रिसिएशन जैसी चीजें इसलिए, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू का कम होना इसलिए जरूरी है। हम डेवलपिंग नेशन है, वैल्यू हमारी अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये हमारे लिए फायदा नहीं है, नुकसान है, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत स्लो हो जाएगा। जब तक सस्ते हो तब तक बिकते हो, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जब तक चीजें सस्ती होती है तब तक बिकती है, महंगी होती है कम बिक पाती हैं, सेम लॉजिक है। सो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों का इंपैक्ट सेम है, मैं बार बार कहूंगा दोनों का इंपैक्ट सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, तो स्ट्रिक्टली वी हैव टू राइट नो, देयर इंपैक्ट आर सेम, हाउएवर devaluation and depreciation are different things, because depreciation is a process where the value of domestic currency falls due to market forces of demand and supply. On the other hand devaluation is a process, ठीक है, devaluation is a process of reduction in the value of domestic currency by the government. गवर्नमेंट क्या करती है, टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के वॉलंटरली कम करती है, और उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपकी करेंसी का डीवैल्यू होना। होपफुली स्टूडेंट डीवैल्यूएशन का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब होता यहाँ पे भी यही है कि एक $1 पहले कितने का था, ₹50 का, अब वही $1 कितने का हो गया, अब वही $1 हो गया आपके पास मान लो ₹52 का। ठीक है, तो देखो एकदम सेम डेप्रिसिएशन जैसा ही है कि दोनों ही केस में क्या हुआ था, दोनों ही केस में आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम। पहले में 50 थी, अब कितनी हो गई है, 52। अब आपको देखो वही देखने में क्या लगता है हम ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन क्लियर किया था ना, देखने में ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में दे तो हम क्या रहे हैं,
सॉरी दिखने में लग रहा है कि हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, तो अभी तो तुम्हें ज्यादा देना पड़ रहा है मतलब तुम्हारी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि सेम चीज के लिए जब तुम ज्यादा दे रहे हो मतलब तुम्हारी वैल्यू कम हो गई और उनकी वैल्यू बढ़ गई। सो स्टूडेंट दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी